हेलो एवरीवन, मैं अरुणीश आप सबका सबल 30 के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल पढ़ना शुरू कर दिया था। कुछ लाइट्स की प्रॉब्लम थी इधर आंधी तूफान के लेके, तो थोड़ा सा वीडियो लेट से आपको मिल रहा है। आज की क्लास में हम लोग भारत और भारत से संबंधित भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनकी भौगोलिक स्थिति भारत के किधर है और कौन कौन से वो देश हैं और उनके साथ भारत का किस तरह का संबंध है। अगर भी अच्छा है तो कितना अच्छा है, खराब है तो किस किस वजह से खराब है, विवाद उनके बीच कौन कौन से हैं, ये सब आज के हम लोग वीडियो में देखेंगे। मोटे तौर पे मैप के हिसाब से हम लोग पूरी क्लास को पढ़ेंगे। अगर मान लेते हैं हम लोग, पहले से भी आपको बताया गया है कि जो इंडिया का शेप है वो किस तरह का है, वो क्वाड्रिलेटरल है, चतुष्कोणीय है। भारत का जो शेप है चतुष्कोणीय है। अगर इस तरह से हम लोग जल्दी में मैप बनाना हो तो ऐसे बनाने की कोशिश कर सकते हैं, इस तरह से। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है, मतलब ये भारत है। आपको पता है कि ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, इधर आपको ईस्ट होता है, इस साइड वेस्ट होता है। तो भारत के नॉर्थ वेस्ट में कौन सी कंट्री है, कौन सा देश है, पाकिस्तान। ठीक इसके ऊपर जो ये जम्मू कश्मीर है, यहां से छोटा सा इधर से ऐसे एक एरिया निकलता है, ये है अफगानिस्तान। ठीक है, यहां पर अफगानिस्तान, मतलब ऊपर में जो यहां काराकोरम रेंज है, इस काराकोरम रेंज को का जो एरिया होता है वो किससे मिलता है, अफगानिस्तान से। और इसके बाद का जो ये क्षेत्र है आपको दिख रहा है, ये ऐसे पूरा, ये पूरा क्षेत्र चाइना का है। अगर आप टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे तो ये इलाका जो है इधर तिब्बत का है, लेकिन चाइना ने तिब्बत को एक्वायर कर लिया था, उसको आधिपत्य कर लिया था, उसको उसने अपना क्षेत्र बना लिया था। यहां पर ये जो एरिया है ये कौन सा है, नेपाल। ठीक है, और यहां पे जो है वो है भूटान। यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, यहां पे एक सवाल बनता है। वो कौन सा सवाल बनता है कि लैंड लॉक भारत से मतलब वैसे देश का नाम बताएं जो भारत से संबंधित हो, भारत का पड़ोसी राज्य हो और लैंड लॉक भी हो। लैंड लॉक का मतलब कि चारों तरफ से उस देश की सीमा, लैंड लॉक कंट्री किसको कहते हैं, उस देश की सीमा कहीं भी, चारों तरफ से कहीं भी आपको समुद्र में ना मिलता हो, किसी तरह का कोई सी ना हो, कि किसी ओशन की तरफ ना मिलता हो, उसके चारों तरफ भूमि ही भूमि हो। तो नेपाल और भूटान एक ऐसा पड़ोसी राज्य है भारत का जो लैंडलॉक कंट्रीज है। ठीक है, इनकी जो भूमि होती है वो किसी भी सी से, समुद्र से नहीं मिलता है या किसी ओशन से नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने देखा पाकिस्तान, यहां चाइना, फिर नेपाल, फिर भूटान। इधर जो कंट्री है इस साइड में, यह है म्यांमार। ठीक है, और यहां पे जो आपको छोटा सा कंट्री दिखता है वेस्ट बंगाल के पास, तो ये है आपको बांग्लादेश। ठीक है, ओवरऑल ये कंट्रीज आपको इस साइड से, इस तरफ से दिख रहा है। नॉर्थ में आपको कौन सा है, भारत के नॉर्थ में चाइना, नेपाल, फिर नॉर्थ ईस्ट में आ जाएंगे आप, उत्तर पूर्वी में तो भूटान, पूर्व में आ जाएंगे म्यांमार, फिर नीचे में इस साइड से थोड़ा सा आएंगे तो आप बांग्लादेश। इस तरह से याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, एकदम सिंपल आप मैप बनाना। मैप बनाने के पूरा ये पर्पस मत रखिए कि एक एक बिंदु
बहुत अच्छे तरीके से हम मैप में बना लें। नहीं, एक ओवरव्यू मैंने आपको बनाकर दिखाया है कि ऐसे याद कर सकते हैं जल्दी में, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपको यहां पर ऐसे नारियल के सेब की तरह एक कंट्री है, ये कौन सा है? श्रीलंका। ठीक, और यहां पर एक कंट्री आपको मिलेगी लक्षद्वीप के पास, ऐसे एक से द्वीप समूह है, वो है मालदीव्स। हिंदी में बोलते हैं इसको मालदीव। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं मालदीव। तो जो नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया जो हैं, उसको हम लोग एक बार मैप के थ्रू देख लिए। अब इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, या हिंदी में इसको लिख सकते हैं भारत के पड़ोसी देश। कौन कौन से? इजीली है। पहला पाकिस्तान, दूसरा ध्यान से देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। देखिए कितना आसान है मैप के थ्रू समझना। फिर आपको नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक, ये 9 देश भारत के पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। अब आपको 2-3 यहां पर क्या है? बे ऑफ बंगाल, यहां पर बे ऑफ बंगाल। फिर नीचे में ये है इंडियन ओशन, ये पूरा है। यहां पर क्या है? अरबियन सी। ठीक है, यहां पे अरबियन सी है, यहां नीचे में इंडियन ओशन है, ये बे ऑफ बंगाल है। और ये जो क्षेत्र है ऐसे, ये अंडमान निकोबार का है, और यहां पे जो एक क्षेत्र है आपको लक्षद्वीप का है। ठीक है, इसके बाद ये ओवरऑल हमने भारत का जो सामरिक क्षेत्र है उस पे हम लोगों ने समझा। अब हम लोग इसको शुरू करेंगे पड़ोसी, एक एक करके पड़ोसी देश के बारे में, उनके साथ भारत का संबंध कैसा है, विवाद कैसा है, विवाद है तो किस तरह का विवाद है, कौन कौन से विवाद है, उसके पुराने कारण क्या है, उसका नया अभी क्या स्टेटस है, इस तरह से। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान। पाकिस्तान से हम लोग, पहला देश है पाकिस्तान। भारत के पड़ोसी देश में जो पहला देश है वो कौन सा है? पाकिस्तान। अब भारत का पाकिस्तान के साथ किस तरह का संबंध है आप सब लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। छोटा सा हम लोग इस तरह से बना लेते हैं एक नक्शा भारत का। ठीक है, ऐसे। पाकिस्तान कहां पे है मैंने आपको बताया, यहां से ऐसे करके ये हमारे से पाकिस्तान ऐसे लड़ता है।
पाकिस्तान का क्षेत्र इस तरह से लगता है। ये जो आप इंटरनेशनल बाउंड्री देख रहे हैं यहां पे ऐसे, ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं इसको बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन। क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ लाइन। इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्या बोला जाता है उसको? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है उसको, ठीक है। अब इसके विषय में दो बात समझ लेते हैं कि जो भारत और पाकिस्तान जो ये क्षेत्र है वो अलग हुआ था 1947 में। 14 अगस्त 1947 को एक तरफ पाकिस्तान हुआ और एक तरफ भारत, इंडिया, और एक तरफ क्या हुआ? ये हो रहा इंडिया। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 15 अगस्त को भारत, यानी 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। और उसी दिन इस तरह की रेखा को, जो इमेजिनरी रेखा है, इस तरह की एक रेखा को खींच दिया गया। बॉर्डर पे बहुत सारे जगहों पे ये जो पाकिस्तान के साथ है पूरी बाउंड्री जो है वो बाढ़ से घेरा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं चूंकि आपको भी पता है कि बहुत सारी नदियां भारत से पाकिस्तान की तरफ जाती हैं, बहुत सारे नाले हैं, बहुत सारा नहर है जो भारत से पाकिस्तान की तरफ जाता है, तो उससे कहीं कहीं बाढ़ नहीं लगाया गया है। तो भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से 1947 में अलग हो गए, ठीक है। और इनकी जो बाउंड्री है वो कितना है? वो 3,323 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर बाउंड्री भारत और पाकिस्तान आपस में शेयर करते हैं, ठीक है। अब ये मोटे तौर पे इन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन है। अब इनके बीच का जो विवाद है वो क्या है? इनका संबंध आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इनके बीच में जो विवाद है वो मूलतः 4 बिंदु पर है फोकस्ड। पहला सर क्रिक, दूसरा सबको पता है पीओके, यानी कह सकते हैं जम्मू और कश्मीर को लेकर, ठीक है। तीसरा सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर, और चौथा इंडस रिवर यानी सिंधु नदी। ये 4 विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और इन्हीं विवादों के कारण आज के वर्तमान में जो भारत और पाकिस्तान का वास्तविक स्थिति है संबंधों में, वो बहुत ही कटुता भरा है। तो इसी 4 विवाद के बारे में हम लोग अभी समझेंगे। अगर ये विवाद है क्या, सरक्रिक क्या है, पियोको क्या है, सियाचिन ग्लेशियर का विवाद क्या है, और सिंधु नदी क्रीक विवाद क्या है। मैप पे छोटा सा हम लोग बिंदु है, ध्यान देंगे कि ये जो आप देखते हैं इतना सिंपल नक्शा, ये आपस में इतना सिंपल नहीं है। ये जो क्षेत्र है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पाकिस्तान से कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो पाकिस्तान से राज्यों की जो सीमा लगती है वो है गुजरात, पंजाब, राजस्थान,
और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर। यहां से आप गुजरात, इसके बाद राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। अब गुजरात के साथ जो विवाद है वही सर क्रिक का विवाद है। गुजरात में जो विवाद है वो सर क्रिक का विवाद है। क्रीपिंग, ये जो यहां पर आपको दो तरह के, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट है कच्छ डिस्ट्रिक्ट है ये, ठीक है। रन ऑफ कच्छ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का। और ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट किस तरह का है? तो ये मार्सी लैंड है, दलदली क्षेत्र है, पूरा इलाका दलदली क्षेत्र है। और इसमें जो होता है मिट्टी का मूवमेंट होते रहता है। दलदल है, दलदल के बारे में आप समझ सकते हैं। तो ये मूवमेंट होते रहता है। तो ये जो कच्छ है, यहां पे दो मतलब जगह है। ये इलाका जो है वो कोरी क्रिक बोला जाता है, और यहां पे करके कुछ इलाका है ऐसे, ये है सर क्रिक, ये है सर क्रिक। अभी की जो वस्तु स्थिति है वो मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान कहता है कि ये इलाका सर क्रिक जो है, ये यहां पे पाकिस्तान का सिंध प्रांत पड़ता है, सिंध राज्य। तो ये पाकिस्तान कहता है कि ये सिंध का क्षेत्र है, और भारत कहता है कि ये कच्छ का क्षेत्र है, ठीक है। इसमें अंग्रेज अधिकारियों का भी छोटा मोटा गलती था कि वो क्लियर नहीं किए थे। पाकिस्तान के अंग्रेज अधिकारी बोल दिए थे कि ये पाकिस्तान का है, भारत के अंग्रेज अधिकारी बोल दिए थे कि ये भारत का है। और ये पड़ता किस तरह से है? तो अगर आप इसको देखेंगे तो इस साइड में सिंध है, बीच में है सर क्रिक, और इधर कच्छ है, ये बीच में है। अब पाकिस्तान कहता है कि यहां तक मेरा है, भारत कहता है कि यहां तक मेरा है, ठीक है। अभी का जो वर्तमान स्थिति में है कि मैक्सिमम पार्ट भारत के पास है, ठीक है। और इनके बीच में ग्रीन लाइन और रेड लाइन खींचा गया है, ग्रीन लाइन और रेड लाइन खींचा गया है। तो ये एक छोटा सा विवाद है, और ये टोटल एरिया है 96 किलोमीटर का, लगभग 100 किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो विवादों में फंसा हुआ है। सर क्रिक का जो विवाद है, ठीक है ये। और इसके पीछे पूछेंगे आप कि भाई दलदली इलाका है तो इस पे इतना विवाद क्यों खड़ा है? तो इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है सर क्रिक का, इंपॉर्टेंस किस बात को लेकर है कि यहां पे फिशिंग बहुत ही मास लेवल पर होता है। यहां पे ऑयल एंड गैस का प्रचुर मात्रा है, ठीक है। तीसरा जो है वो साल्ट। अब इसके इंपॉर्टेंस इसी से आप लगा सकते हैं कि फिशिंग और गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है भारत के सामरिक दृष्टिकोण से भी। तो इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में इस क्षेत्र को लेकर विवाद होते रहता है। और आप लोगों ने कभी कभी ये सुना भी होगा कि पाकिस्तान ने भारत के इतने मछुआरों को पकड़ लिया, भारत ने पाकिस्तान के इतने मछुआरों को पकड़ लिया, उनको फिर कुछ दिन के बाद रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है। तो इसी तरह, क्योंकि वहां पे कोई ऐसे बाढ़ या लाइन नहीं कोई खींच पाया गया है, इसीलिए दलदली क्षेत्र है, तो ये विवाद होते रहता है। इसके बाद हम लोग आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पीओके। पीओके जो है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो पीओके का फुल फॉर्म है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। हिंदी में बोलते हैं इसको पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है। इसका मतलब कि पाकिस्तान के द्वारा वह क्षेत्र
जो पाकिस्तान के द्वारा अधिकार की अगर लिया गया है उसको गैर कानूनी रूप से हथिया लिया गया है। तो ये इस तरह से ये जो है वो कश्मीर का क्षेत्र है। अब क्या हुआ कि 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। इसके पीछे एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटा सा कहानी है, पहले उसको समझना आवश्यक है पीओके के विवाद को समझने के लिए। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, अंग्रेज यहां से छोड़कर जाने लगे, तो कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। चूंकि सब लोगों को, सारे रियासत को ये मतलब स्वतंत्र बोला गया था कि आप या तो पाकिस्तान में मिल जाए या भारत में मिल जाए, तो सब रियासत मिल गए थे। लेकिन कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह वो बोले कि हम स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। तो भारत ने इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया। लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अपनी मतलब आर्मी को कबीलाई भेष में, कबीले के लोगों में, और कबीले के कुछ लोगों को हथियार देकर बोला कि आप कश्मीर को हड़प लीजिए, वहां पे चढ़ाई करके उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लीजिए। और सितंबर अक्टूबर के आसपास में ये क्या हुआ कि ये पाकिस्तान ने चढ़ाई कर दी। अब क्या हुआ कि जम्मू के नजदीक ये लोग पहुंचने की कोशिश में था। तब तक से हरि सिंह को यह बात जैसे ही मालूम चले कि पाकिस्तानी सेना कबीलाई के भेष में आगे बढ़ रही है, तो वल्लभ भाई पटेल को इस तरह का मैसेज गया। तो वल्लभ भाई पटेल ने यह बोला कि हम आपकी मदद तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप ये साइन न कर दें कि आप भारत में मिल रहे हैं। तो उसी समय लेटर ऑफ एक्सेशन एक भेजा गया और राजा हरि सिंह ने भारत में रहना पसंद किया अपने मर्जी से, पाकिस्तान के डर से। और उसके बाद भारत की सेना यहां पहुंची और पहुंचकर मान लेते हैं कि ये इसके आसपास में पाकिस्तानी सेना थी। भारत की सेना इनको यहां से पीछे ढकेलते हुए इस तरह से इनको ले आ दिया, लेकर यहां तक ऐसे आ गए। अब जब तक यहां पहुंचा तब तक से नेहरू जी इस मुद्दे को कि पाकिस्तान ने आक्रमण किया है, गैर कानूनी रूप से क्षेत्र को हथिया रहा है, यूएनओ में लेकर चले गए। यूएनओ में जब लेकर गए तब यूएनओ इस मैटर को समझा और बोल दिया कि यहां पर जो भी सेनाएं जहां पर भी हैं तत्काल वहीं रह जाएं और सीज फायर का वो अनाउंसमेंट हो गया। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान की सेना यहीं पर रह गई, भारत की सेना यहां पर रह गई। और वर्तमान में इंटरनेशनल बाउंड्री ये होते हुए भी अभी जो वर्तमान स्थिति है वो ये है कि यहां पर एक अलग से रेखा लाइन खींच दिया गया जिसको बोला गया LOC, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। इस रेखा को बोल दिया गया लाइन ऑफ कंट्रोल। और यहीं पर भारत और पाकिस्तान की सेनाएं और रुक गई। तब से लेकर आज तक स्थिति यह है कि उस क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान में 4 युद्ध हो चुके हैं। 47-48, 1965, 1971 और 1999। इनके अलावे पाकिस्तान अभी भी उसी एक क्षेत्र को लेकर भारत के साथ प्रॉक्सी वार यानी छद्म युद्ध अब तक अपनाए हुए है और करता रहता है। ठीक है, यानी अभी जो वर्तमान स्थिति है, ये जो क्षेत्र है वो पीओके हम लोग इसको बोलते हैं इस क्षेत्र को, और ये इंडिया का हिस्सा है, ये कश्मीर है। और फिर आपको पाकिस्तान इस क्षेत्र को आजाद कश्मीर बोलता है जहां आजादी के नाम पर कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा विवाद है वो है सियाचिन ग्लेशियर।
सियाचिन ग्लेशियर। ग्लेशियर के बारे में आप सबको पता है, एक ऐसा क्षेत्र जो ऊंचाई पर हो, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हो, और वो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ हो। ऐसा क्षेत्र जो बहुत ज्यादा हाइट पर हो और वो पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ हो, उसको बोलते हैं हम लोग ग्लेशियर। तो ये सियाचिन ग्लेशियर जो है वो यहां पर है, इस क्षेत्र में, ऐसे इधर ऐसे करके काराकोरम पहाड़ी श्रृंखला पर। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर कहां किस पे है? काराकोरम पहाड़ी श्रृंखला। सियाचिन ग्लेशियर, काराकोरम रेंज। इसके बाद ये, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। ये लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है भारत पाकिस्तान के बीच, जो 72 किलोमीटर है। ठीक है, और ये पूरे विश्व में हाईएस्ट बैटल फील्ड है, मतलब हाईएस्ट बैटल फील्ड है, यानी कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर युद्ध का मैदान ये है सियाचिन ग्लेशियर। अब आप सोच रहे होंगे, अब उसका एक छोटा सा मैं बड़ा फिगर आपको यहां पे बनाता हूं। इस तरह से ये ग्लेशियर है, ठीक है। इस ग्लेशियर से एक रिवर ओरिजिनेट करती है जिसका नाम है नुब्रा रिवर। ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलता है। इसमें यहां पर अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूं, यहां पर क्या है, ये बहुत बहुत छोटे 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 रेंज हैं। तो यहां पर साल्टोरो रेंज है, साल्टोरो रेंज। ये जो युद्ध मैंने बताया, इसमें एक युद्ध और भी है 1984 का, लेकिन ये युद्ध सियाचिन से रिलेटेड है। किस तरह से, मैं वही बता रहा हूं। पहले क्या होता था, 1984 से पहले ठंडियों में भारत और पाकिस्तान की सीमाएं सियाचिन ग्लेशियर से अपना अपना पोस्ट छोड़कर नीचे उतर आते थे, मैदानी भाग में उतर आते थे। लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान की नीयत बिगड़ गई। चूंकि सबको पता था कि ठंड में भारत और पाकिस्तान दोनों की जो सेनाएं हैं वो अपने पोस्ट को छोड़कर नीचे आ जाती हैं। इतना ज्यादा कैजुअलिटीज वहां पे होती है। अभी भी आपको मैं बता देता हूं, मान के चलिए कि पर डे 1 से 2 व्यक्ति वहां पर मतलब उनकी वो शहीद होते हैं सिर्फ ठंड की वजह से, और बहुत सारी बीमारियां भी उनको हो जाती। क्या हुआ कि ये उतर गई, सेनाएं वहां से उतर जाती थी। पाकिस्तान ने क्या किया कि उस पर चढ़ाई उसी टाइम करके, और सोचा कि हम इसके जो साल्टोरो रेंज है उससे आगे पूरा ये जो क्षेत्र है 72 किलोमीटर का, ये हम हथिया लें। तब तक से क्या हुआ कि ये बात भारत को पता चल गई और इनकी सेना यहाँ तक पहुँचती, तब तक से हमारी सेना वहाँ पहुँच गई और इनको मार कर भगा दिया, खदेड़ दिया। और अभी की जो वर्तमान स्थिति है वो ये है कि 10% एरिया पाकिस्तान के पास है और 90% एरिया इंडिया के पास है। और इसको भगाने का मतलब पाकिस्तानी सेना को भगाने का जो अभियान छेड़ा गया, उस अभियान का नाम था, वो अभियान 1984 में छेड़ा गया युद्ध, और उसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत उसका नाम था। तो इस तरह से सियाचिन ग्लेशियर का जो विवाद था आपने देखा। अब हम लोग देखते हैं सिंधु नदी जल समझौता। लास्ट हम लोग सिंधु नदी जल समझौता, इंडस रिवर डिस्प्यूट के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। लास्ट जो विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में है वो सिंधु नदी को लेकर, उसके वाटर को लेकर, उसके पानी को लेकर।
क्या विवाद है कि जब 1947 बहुत सारी जो नदियां थी, ऐसे तो बताया गया कि भाई ये जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र, ये पंजाब जो क्षेत्र था, वो इसीलिए इसका पंजाब नाम हुआ था क्योंकि 5 नदियां उस क्षेत्र में बहती थी, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम पंजाब था। तो इसी तरह से बहुत सारी नदियां जो हैं वो भारत से निकल के पाकिस्तान की तरफ में जाती थी उस समय। तो चूंकि उस समय तो एक ही था, लेकिन 1947 में जब बंटवारा हुआ तो इसको लेकर एक एग्रीमेंट किया गया कि सिंधु नदी के पानी को पाकिस्तान तक जाने के लिए 2 नहर भारत दे देगा, और भारत ने ऐसा किया। 2 नहर भारत पाकिस्तान को दे दिया कि 2 नहरों का पानी सिंधु नदी का आपके पास जाएगा। लेकिन आपको भी पता है कि 1948 में पाकिस्तान ने क्या किया कि एग्रीमेंट हुआ 1947 को, एग्रीमेंट 1947 को हुआ समझौता, लेकिन 48 में पाकिस्तान ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया किस पर, कश्मीर पर। तो जब कश्मीर पर अटैक कर दिया तो भारत कुछ ना कुछ तो करता उसका, तो भारत ने क्या किया, दोनों नहर का पानी रोक दिया। जब दोनों नहर का पानी रोक दिया तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का 17 लाख एकड़ भूमि सूख गया पूरी तरीके से सूख गया। अब पाकिस्तान के पास कोई चारा ही नहीं था, वो क्या करता। तब वो इस मैटर को लेकर पहुंचा फिर से यूएनओ, लेकिन उसी समय भारत और पाकिस्तान आपस में जमीन विवाद को लेकर या जिस चीज को लेकर लड़ रहे थे। लेकिन अमेरिका में क्या हुआ कि लिनलिथगो करके एक लिनलिथगो अधिकारी थे, उनका नाम था लिनलिथगो करके अधिकारी थे। इसने टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट ये कहां हुआ था, तो यूएसए में हुआ था। यूएसए में टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट उसने चलाया था। तो जब इस मैटर को यूएनओ में गया तो क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक के कथनानुसार, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से या वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान में 1960 में 1960 में सिंधु नदी के जल को लेकर एक बंटवारा हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ। किसके सहयोग से? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ। कब? 1960 में। किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। क्यों, किस तरह का बंटवारा हुआ? तो सिंधु नदी जल को लेकर 1960 में एक बंटवारा हुआ। क्या बंटवारा हुआ कि जो ट्रिब्यूटरीज थी सिंधु नदी, जो नदियां यहां से जाती थी पाकिस्तान की तरफ, उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो था इंडस, झेलम, चेनाब। मैं 2 तरफ से लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये 6 नदियों का बंटवारा इस तरह से किया गया कि इस 3 सिंधु, झेलम और चेनाब, इस 3 नदियों का जो 80% पानी है, कितना? 80% पानी वो पाकिस्तान यूज करेगा।
बहुत ध्यान से इस अभी भी आप लोगों ने बार बार सुनते हुए आ रहे हैं कि सिंधु नदी जल समझौता को भारत को रद्द कर देना चाहिए। तो इसके बारे में छोटा सा चीज कि 1960 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। लिनलिथगो एक वहां के इंजीनियर थे जो टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट मतलब कार्य कर रहे थे, इसको वहां पे सफल कर रहे थे। वो कहाँ के थे? यूएसए को। ये प्रोजेक्ट कहाँ पे हो रहा था? यूएसए। उनके सजेशन पर वर्ल्ड बैंक के थ्रू ये सिंधु रिवर जो एग्रीमेंट था इसको किया गया। इस एग्रीमेंट में क्या था कि इंडस, झेलम और चेनाब, इंडस यानी सिंधु, झेलम और चेनाब का 80% जो पानी है वो कौन यूज करेगा? पाक, यानी पाकिस्तान। और जो 20% पानी है वो कौन यूज करेगा? इंडिया। इन 3 रिवर का, सिंधु का, झेलम का और चेनाब का। फिर भारत जो था वो इनके और जो सहयोगी रिवर हैं जैसे कि ब्यास, रावी, सतलज, इनका 80% पानी यूज करेगा भारत। जो होगा इंडिया 80% पानी यूज करेगा किसका? ब्यास, रावी और सतलज का। और 20% कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। ये आपका सिंधु नदी का समझौता है। ठीक है, ये 4 तरह के विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में अब तक हैं और ये चलते रहते हैं। इसी को लेकर पाकिस्तान हमेशा अस्थिरता बनाए होता है। ये चारों विवाद मूलतः भारत और पाकिस्तान के कटु संबंध के जड़ में है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के क्लास के लिए।